हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। लास्ट क्लास में हमने इतना कर लिया था, आज हम देखेंगे उसके आगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करें उससे पहले आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त हैं, जबरदस्त होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे और अपना और अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे, है ना। डेली यही एक बात समझाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। हेल्थ अगर अच्छा रहेगा तो पढ़ाई वगैरह सब अच्छी जाएगी, हम खुश रहेंगे तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पर रखिए बड़ी सी स्माइल, राइट। तो स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल क्वेश्चंस के साथ, छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे, है ना, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर के ऊपर कुछ एकाधिक क्वेश्चन किए थे, है ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन कि रिएक्टेंट हमारे पास दो हैं, ठीक है, रिएक्टेंट दो हैं। ऐसा है कि A मॉलिक्यूल्स ऑफ A रिएक्ट विद B मॉलिक्यूल्स ऑफ B। A आपका रिएक्टेंट है, B भी आपका रिएक्टेंट है, और A भी क्या है, स्टोइकियोमेट्री है उसकी, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं A मॉलिक्यूल्स ऑफ A रिएक्ट विद B मॉलिक्यूल्स ऑफ B, है ना, और आपकी जो है बना रहा आपका प्रोडक्ट बना रहा है। इस तरह का आपका रिएक्शन है, यानी कि A और B आपके रिएक्टेंट है जो मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, और A और B क्या उसकी स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है आपको ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A। क्वेश्चन में दिया आपको ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A, वो दिया आपको 2, और ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B आपको दिया 1। इतना आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। एक रिएक्शन हमारे पास A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, है ना। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A इज 2, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B इज 1, ठीक है। आपसे पूछ क्या कह रहा है, पहला आपसे पूछ रहा है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, दूसरा आपसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तीसरा आपसे पूछ रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ A, है ना, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A बिकम 3 times, how it will affect the rate, how will it affect the rate. Similarly आपका फोर्थ क्वेश्चन है if concentration of B becomes 2 times, how it will affect the rate. सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपका if concentration of A becomes 3 times, how will it affect the rate of reaction basically. If concentration of B becomes 2 times, how will it affect the rate. और आपका तीसरा है, पांचवा है आपका if volume of the container is reduced to half, if volume of container is reduced to half, है ना, how will it affect the rate. आपके टोटल 5 सवाल है इसमें करने के लिए, काफी आसान सवाल है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, देखिए किस तरीके से होगा। आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू A दिया है, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू B दिया है। आपको पता है रेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, रेट इज इक्वल टू आपको पता है रेट लॉ के हिसाब से रेट आपका क्या होता है, वो होता है आपका K A टू द पावर X B टू द पावर Y। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो X और Y की वैल्यू है वो A और B के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहां पे क्या है, रेट विद ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू A कितना दिया है 2, यानी X की वैल्यू क्या दी हुई है 2 दी हुई है, और Y की वैल्यू क्या दी हुई है आपकी 1 दी हुई है, Y की वैल्यू क्या दी हुई है 1 दी हुई है, ठीक है। तो अगर आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, RLE लिखो, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो तो क्या आएगा, रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, है ना। ये आपका टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, जो आपका K होता है ना, ये आपका टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। जो रेट कांस्टेंट होता है वो आपका टेंपरेचर एक कांस्टेंट है ना, किसी भी एक रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है जो आपका टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या करता है आपका D जो है K आपका
डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। आपके एडिशनल नॉलेज इसको आप लिख लीजिए अलग से कि के आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। 1981 में जेईई में इस पे क्वेश्चन भी आया था 1981 में। आगे डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि जो मैं से अलग से बोलता जाता हूं, अगर ऐसे रैंडम बोल रहा हूं तो इसका मतलब वो किसी न किसी टॉपिक में जरूर पढ़ाऊंगा। इसका टेम्परेचर डिपेंडेंस हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, डिटेल में पढ़ेंगे। 1981 में क्वेश्चन आया था और 1983 में भी आया था, रिपीट होके आया था। ठीक है, जेईई के 1981 में भी आया था, 83 में भी आया था। लोग कहते हैं रिपीट नहीं होता, उसमें क्वेश्चन पूछा था, इस तरीके से था क्वेश्चन कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, दिया हुआ था, है ना। क्योंकि ये कांस्टेंट है तो जनरली ये कांस्टेंट ही रहता है, कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, लाइक टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस था टेम्परेचर, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, टाइम ड्यूरेशन, 50 तरह के ऑप्शन थे। क्या ऑप्शन था आपका, टाइम था, है ना, है ना। रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है आपका, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ऑप्शन में और क्या क्या था, ऑप्शन में था रेट, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना, लिख ले, डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों में से किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना। ये कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट आपका एक कांस्टेंट है जो आपके टेम्परेचर के ऊपर भी, है ना, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। 1981 में भी यही क्वेश्चन आया था और 1983 में भी यही क्वेश्चन आया था। बस चेंज क्या किया था, चेंज किया था केवल नाम। वहां दिया था रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो वो 1981 में था, और 1983 में नाम चेंज करके लिखा था स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, है ना। तो दोनों एक ही बात है। तो ये आपके 2 बार क्वेश्चन आए थे, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, इसीलिए प्रीवियस ईयर लगाने का बहुत हमारे लिए फायदेमंद होता है, प्रीवियस ईयर हमें लगाना चाहिए। और जो 1980 1990 वगैरह के क्वेश्चन हमारे लिए पुराने हो गए, है ना, उस तरह के क्वेश्चन हम नहीं पूछ जाते हैं, बट देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो ठीक है, ये तो हमारी एडिशनल बात हो गई, ठीक है, रेट कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, अब देखें आपका लिख सकते हो रेट इज इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट a टू द पावर 2 और b टू द पावर 1, क्योंकि a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है आपका 2 है और b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आपका 1 है। तो रेट इज इक्वल टू k a टू द पावर 2 b टू द पावर 1, राइट। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना, प्रेजेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपके हो जाएगा 2 + 1, ऑर्डर इज इक्वल टू 3, ऑर्डर इज इक्वल टू 3। आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकते थे इसमें, है ना, 6 लिख लीजिए, 6th पार्ट लिख लीजिए इसमें। यूनिट ऑफ के क्या होगा, यूनिट ऑफ के। ठीक है, यूनिट ऑफ के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है आपसे, थर्ड कह रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ A becomes 3 times, how will it affect the rate, how will it affect the rate। यानी कि अगर A का कंसंट्रेशन आपका 3 टाइम्स हो जाए, A का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाए, तो देख के ही कह सकते हैं, क्योंकि A के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है रेट, A के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर इसको आप इस वाली क्वांटिटी को 3 टाइम्स कर दो, इस वाली क्वांटिटी को 3 टाइम्स कर दो, है ना, ध्यान से देखो, रेट इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू आपका k a टू द पावर 2 b टू द पावर 1। अगर आप a को 3 टाइम्स कर रहे हो, अगर आपका a 3 टाइम्स होगा, अगर ये आपका 3 टाइम्स हो रहा है, तो जो आपका रिएक्शन है ना, रिएक्शन की रेट ऑटोमेटिकली स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 9 टाइम्स। देखते ही बता देना चाहिए, फिर भी वो बच्चे जो देखते ही नहीं बता सकते उनके लिए मैं अलग से बता रहा हूं कैसे करें। तो आप मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन इसका A1 हो और इसका B1 है ना, तो इनिशियल रेट क्या हो जाएगी, रेट इनिशियल क्या हो जाएगी, इनिशियल रेट इज इक्वल टू k A1 पे स्क्वायर B1, ऐसा आ जाएगा। A का कंसंट्रेशन हमने E1 माना इनिशियल और B का कंसंट्रेशन हमने B1 माना, है ना, इसको भी आप R1 ही ले लो, ये आपका इनिशियल रेट हो गया। और आपने बोला कि A के कंसंट्रेशन को हमने 3 टाइम्स कर दिया, यानी कि जो रेट होगा रेट इज इक्वल टू k A के कंसंट्रेशन को हमने 3 टाइम्स कर दिया, यानी 3A1 कर दिया स्क्वायर और B1 एज इट इज। ठीक है, तो अब देखो R2 क्या आ जाएगा, R2 विल बी इक्वल टू k 3 3 जा 9 A1 स्क्वायर B1। ठीक है, आप इसको सही सॉल्व करो तो आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 9 इनटू k A1 स्क्वायर B1। ठीक है, A1 स्क्वायर B1 और k A1 स्क्वायर B1 आपका क्या है, ये आपका R1 है, तो R2 इज इक्वल टू 9 R1। देखो रेट आपका 9 टाइम्स हो गया।
ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। जिनको डिफिकल्ट लग रहा है कि ऐसे कैसे होगा, वैसे बहुत आसान है यार। ए का कंसंट्रेशन में 3 टाइम्स किया, ए पे पावर 2 है, तो सिंपल सी बात है ना कि ए पे पावर 2 है तो 3 टाइम्स करने पे 3 पे स्क्वायर यानी 9 टाइम्स हो जाएगा रेट। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे करिए, नो इश्यूज। ठीक है, जगह थोड़ी कम बची है तो इसको इरेज करना पड़ेगा, फिर आगे के पार्ट हम करते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। कह रहा है आपका इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बिकम ट्वाइस रेट ऑफ रिएक्शन। अब बी टू द पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, जो रेट है आपका, रेट है वो क्या है आपका के ए टू द पावर स्क्वायर बी टू द पावर 1, ऐसा है। ठीक है, अब बी पे पावर 1 है, यानी कि बी पे पावर 1 है, तो अगर रेट है ना बी का कंसंट्रेशन 2 गुना होगा तो रेट भी सीधा 2 गुना हो जाएगा, राइट। ये तो डायरेक्ट हो सकता है। अगर इसको हमने 2 टाइम्स किया, तो रेट भी हमारा क्या हो जाएगा आपका, रेट भी हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, सीधी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। रेट भी हमारा क्या हो जाएगा, सीधा 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो आप ऐसे कर लीजिए कि आर के आप a1 का ए का इनिशियल कंसंट्रेशन a1 मानिए, b का इनिशियल कंसंट्रेशन आप b1 मानिए, हो जाएगा आपका r1। r2 आपका क्या हो जाएगा के a का कंसंट्रेशन हमने कर दिया नहीं, ए का कंसंट्रेशन चेंज नहीं किया तो ए को आप एज इट इज रहने दीजिए। बी का कंसंट्रेशन हमने 2 टाइम्स कर दिया, इस पे पावर 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा R2 = 2 A1 स्क्वायर B1, राइट। अब आप A1 स्क्वायर B1 को लिख सकते हो R1, तो R2 = आ जाएगा आपका 2R1, यानी कि रेट आपका कितना हो गया, ट्वाइस हो गया, रेट बिकम ट्वाइस, राइट। अब क्या है आपका, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अब एक बात बताओ, है ना, अगर आपका वॉल्यूम जो है वो हाफ हो गया है, वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया, इसका मतलब क्या है यार, सीधी सी बात है, ये हमारा डिब्बा था, इसमें हमने 1 मोल डाल रखा था, 2 मोल डाल रखा था, है ना। इसका वॉल्यूम हमने हाफ कर लिया, फुल था हाफ कर लिया, इसका वॉल्यूम हमने हाफ कर लिया है, तो सीधी सी बात है, वॉल्यूम हमने हाफ किया तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कंसंट्रेशन आपका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, कंसंट्रेशन हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। तो अगर हमने वॉल्यूम हाफ किया तो कंसंट्रेशन हमारा सीधा डबल हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि कंसंट्रेशन ए का भी डबल होगा और बी का भी डबल होगा, ए का भी डबल होगा और बी का भी डबल होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से है ना, ए का भी कंसंट्रेशन, यानी कि क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछ कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अगर आपका वॉल्यूम हाफ हुआ यानी कंसंट्रेशन डबल हुआ, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ए का भी कंसंट्रेशन डबल, बी का भी कंसंट्रेशन डबल। ए की वजह से रिएक्शन में 4 गुने का चेंज आएगा और बी की वजह से केवल 2 गुने का, टोटल 8 टाइम्स हो जाएगा। कुछ बच्चे जरूर इसको बिना सॉल्व किए, बिना पेन उठाए लगाए लेंगे, ए का भी कंसंट्रेशन डबल हुआ, बी का भी, तो टोटल 8 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पा रहे वो इधर देखेंगे, रेट आपका R1 लिख लीजिए, आपने किया ए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज A1, बी इज B1, तो आपका आगे रेट इतना। अब R2 देखो, सेकंड जो रिएक्शन की रेट है वो कैसे होगी, आपकी A1 की भी कंसंट्रेशन डबल हो गई, आपकी A की भी कंसंट्रेशन डबल हो गई, तो आप लिख सकते हो 2A1 स्क्वायर और B की भी कंसंट्रेशन डबल हो गई 2B1। अब वही तो बोला था, A का कंसंट्रेशन डबल हुआ, तो A भी स्क्वायर है तो A 4 टाइम्स हो रहा है, यहां आपका सिर्फ 2 टाइम्स हो रहा है, तो टोटल 8 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए आपको जाएगा R2 = 2 2 × 4 K 4A1 स्क्वायर into 2B1, ओवरऑल आएगा K 8K A1 स्क्वायर B1। तो यहां से आपका आ जाएगा क्या कि K A1 स्क्वायर B1 इज व्हाट, R1, तो R2 = R1 8R1, तो यहां से आपका 8 टाइम्स हो गया, क्या हो गया आपका 8 टाइम्स हो गया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है यूनिट ऑफ K, है ना, आपसे क्या पूछ रहा है, यूनिट ऑफ K पूछ रहा है। यूनिट ऑफ K कैसे निकलेगा आपका, यूनिट ऑफ K आपको कैसे निकाला था, यूनिट ऑफ K = क्या होता था, मुझे जितना याद आ रहा यार, आप बताओ, है ना। कोई यार रात के 2 बजे भी उठा के आपसे पूछे ना, तो आपको याद होना चाहिए यूनिट ऑफ K क्या है, कंसंट्रेशन की यूनिट, मोल पर लीटर पे पावर 1 - n क्या होती है, एक बार आप फिर से रिपीट करिए, मोल पर लीटर पे पावर 1 - n, मोल पर लीटर पे पावर 1 - 1 सेकंड इनवर्स, ये होती है आपकी यूनिट ऑफ K, जहां पे n क्या है आपका ऑर्डर है,
ऑर्डर आपका कितना है 3 आया है, तो मोल पर लीटर 1 माइनस ऑर्डर आपका 3 है, सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू आएगा मोल पर लीटर पे पावर -2 सेकंड इनवर्स, यहां से जाएगा आपका मोल है ना, आएगा आपका लीटर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मोल पे आपका -2 और आएगा आपका सेकंड इनवर्स, ऐसा आ जाएगा यूनिट लीटर पर मोल स्क्वायर है ना, सॉरी ये सेकंड पे आपका भी -2 आ गया, यहाँ पे आपका सिर्फ A1 है, ठीक है। तो ये यूनिट आ जाएगी कि यूनिट आपकी इतनी आ जाएगी, राइट। तो ये काफी आसान है मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको आप नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये सेम क्वेश्चन है, आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, मुझे दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, बस ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी हमने -1 मान लिया, क्योंकि ऑर्डर आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी हमने माना 0, ठीक है, सॉरी -1 माना, हम यहां भी चेंज कर लेते हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए 2 टाइम्स कर लेते हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी आपका 3 टाइम्स कर लेते हैं, वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। यही क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, है ना, यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है फिर से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको, यूनिट आपके भी निकालना आपको, चलिए देख लेते हैं इसको कैसे होगा, बिल्कुल आसान है, अभी बिल्कुल पहले वाले तर्ज पे आपको करना है, बस यहाँ -1 देखिए, है ना, एक क्वेश्चन -1 पे भी कराना जरूरी था, है ना, उसको हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। कुछ बच्चों को तो यार आ जाना चाहिए सीधा सीधा, रेट का एक्सप्रेशन आराम से लिख लेंगे, है ना, आराम से लिख लेंगे। टोटल ऑर्डर में मुझे बानी बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे हवा में इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 2 - 1 आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, इस हिसाब से यूनिट आप क्या आ जाएगा, क्या सेकंड इनवर्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, सेकंड इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बिना पेन उठाए भी आप सारा पार्ट कर सकते हो, बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा, है ना। फिर अब मैं पेन उठा के करने वाला मेथड बता रहा हूं, बिना पेन उठाए भी आराम से हो सकता है, ठीक है। देखो रेट का एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हो आप, रेट का एक्सप्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, k a to the power x b to the power y, और x की वैल्यू आपको दी है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a कितना दिया आपको 2 दिया हुआ है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b कितना दिया आपको -1 दिया हुआ है, ऐसा लिख सकते हैं। टोटल ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, टोटल ऑर्डर विल बी इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ a become 2 times how will it affect the rate, अगर आपका कंसंट्रेशन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो k a² अपॉन b, ऐसा भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। रेट का एक्सप्रेशन है भी हो गया, रेट इज इक्वल टू, है ना, रेट इज इक्वल टू इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो कह रहा आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर ट्वाइस हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर आपका ट्वाइस हुआ, 2 गुना किया तो 2 2 जा 4, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 4 टाइम्स। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत हो रही है तो आपको तरीका बताया, R1 इज इक्वल टू, आप ए के कंसंट्रेशन को A1 मान लो, बी के कंसंट्रेशन को B1 मान लो, फिर आपने को R2 इज इक्वल टू, आपने ए के कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, ट्वाइस कर दिया, 2A1 करोगे, 2A1 पे स्क्वायर अपॉन B1 के कंसंट्रेशन तो हमने चेंज किया ही नहीं, तो R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4k A1 स्क्वायर B1 अपॉन B1। अब आपका k A1 स्क्वायर B1 क्या है, आपका R1 है, तो आपका रेट देखिए 4 टाइम्स हो गया, R2 इज इक्वल टू 4R1 हो गया, रेट आपका बिकम 4 टाइम्स। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपका आपने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ बी को किया 3 टाइम्स तो रेट आपका 1/3 हो जाएगा। अगर आपने इस क्वांटिटी को सोच के देखो, इस क्वांटिटी को आपने 3 गुना बढ़ा दिया तो रेट आपका 3 गुना घट जाएगा, 1/3 हो जाएगा रेट, है ना। तो आपको नहीं समझ में आया तो हम अदर से करेंगे, आपने ए के इनिशियल कंसंट्रेशन को माना A1, बी के इनिशियल कंसंट्रेशन को माना B1, आपने R2 लिखा, R2 क्या आपका k, ए के कंसंट्रेशन को आपने चेंज नहीं किया, आपने B1 के कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, तो आप R2 इक्वल टू लिख सकते हो k, है ना, R2 इक्वल टू लिख सकते हो 1/3 k A1 स्क्वायर बाय B1, राइट। और k A1 स्क्वायर बाय B1 क्या है आपका R1 ही है, तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 R1 आ जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। अब कह रहा है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस्ड टू 1/3, इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस्ड टू 1/3, है ना,
कंटेनर का वॉल्यूम 1/3 रिड्यूस हुआ तो कंसंट्रेशन आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। कंसंट्रेशन आपका क्या होगा, वॉल्यूम आपका क्या हुआ, वॉल्यूम आपका 1/3 हुआ। अपॉन द कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आपका वॉल्यूम 1/3 हुआ तो कंसंट्रेशन आपका 3 गुना हो जाएगा, और भी दोनों का कंसंट्रेशन, ए का भी और बी का भी कंसंट्रेशन 3 गुना हो जाएगा। तो आपका ए का कंसंट्रेशन हो जाएगा 3a1 और बी का कंसंट्रेशन हो जाएगा 3b1। तो आप R1 क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट के केस में आप लिख सकते हो, आपका आता है K A1 स्क्वायर अपॉन B1। इनिशियल आपने A1 माना, फाइनल है ना, और B का आपने B1 माना, राइट। आप R2 लिखोगे तो आप लिखोगे न्यू कंसंट्रेशन आप न्यू कंसंट्रेशन आप इज 3a1, तो आप लिखोगे 3a1 स्क्वायर अपॉन 3b1, राइट, ऐसा लिखोगे। R2 इक्वल टू लिख सकते हो आप 9a1 स्क्वायर इंटू k अपॉन 3b1। आपका 3 1 जा 3 3 है ना, 3 टाइम्स जाएगा, यहां से आपका जाएगा 3ka1 स्क्वायर बाय 3ka1 स्क्वायर बाय b1, ठीक है। तो R2 कितना आ गया, देखो R2 आ गया आपका, यहां जगह कम बची है, इधर देखते हैं। R2 आ गया आपका, सॉरी है ना, अपनी सीक्वेंस में लिखिएगा। R2 आ गया आपका 3 टाइम्स, ये आपका क्या है, R1 ही तो है, ये आपका R1 ही तो है, 3 टाइम्स R1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 3 टाइम्स R1 आ जाएगा, रेट 3 टाइम्स हो जाएगा। और वैसे भी समझ सकते हैं, रेट आपका क्या हुआ 3 टाइम्स हो गया, है ना। वैसे भी समझ सकते हैं कि आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 1/3 हुआ, है ना। तो ए का कंसंट्रेशन 3 गुना हो गया, ए का कंसंट्रेशन 3 गुना हो गया। ए का कंसंट्रेशन अगर 3 गुना हो गया तो ए के तो स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन बी का भी तो 3 गुना हुआ तो 1/3 घटेगा, तो ओवरऑल 3 टाइम्स आएगा, ठीक है। इसको आप है ना हवा में भी कर सकते थे, और अगर आप सॉल्व करके करना चाहते तो बिल्कुल कर सकते हो। रेट आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, जब आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रिड्यूस टू 1/3, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी। यहां से एक बात, ये चीजें सभी चीख के कह रही, मैं फिर से बता रहा हूं, आप इसको चाहो तो हाईलाइट करके नोट करके लिख लो कि रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट नहीं रहती, हो भी सकती है, मैं बताऊंगा किस रिएक्शन में होगी। थ्रू आउट द रिएक्शन आपकी रेट ऑफ रिएक्शन ना चेंज होती रहती है। वो तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि इनिशियली जब आपका केवल रिएक्टेंट होता है तो रेट आपकी बहुत फास्ट होती है, रेट घटने का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के घटने के साथ साथ रेट आपकी घटती जाती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट कांस्टेंट, हो भी सकती है, कब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जल्दी बताऊंगा। इनफैक्ट आज के लेक्चर में हमारा वो टॉपिक आएगा। हमसे कह रहे यूनिट ऑफ के, अगर यूनिट ऑफ के तो बहुत आसान है, इसमें यूनिट ऑफ के क्या होता है, यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू आपका क्या होता है, मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस n, मोल पर लीटर पे पावर n 1 माइनस n, और सेकंड इनवर्स, ठीक है, ऐसा होता है। जहां पे n क्या आपका ऑर्डर इस केस में कितना बनाया, ऑर्डर इस केस में क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो क्या हो जाएगा आपका मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, तो मोल पर लीटर 1 माइनस 1 सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर पे पावर 0 आ जाएगा, मोल पर लीटर पे पावर 0 यानी कि ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 1, तो आपकी यूनिट क्या आ जाएगी, आपकी यूनिट आ जाएगी आपकी सेकंड इनवर्स। तो वैसे भी आपको अच्छे से मालूम है, याद भी है कि रेट आप है ना कि आपके k की वैल्यू है ना, k का जो यूनिट होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है सेकंड इनवर्स। एटलीस्ट 0 और फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप यूनिट याद रखो, आपको हेल्प मिलेगी फास्ट करने में, राइट। चलिए ये हो गया हमारा, अब इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फॉर द सेम रिएक्शन A प्लस B गैस प्रोडक्ट, है ना, आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुछ अच्छा डाटा दिया हुआ है। ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछ जाने के चांसेस हैं, अच्छे से बताइएगा, आसान है काफी। कह रहा है इसी के बाद दिया आपको इफ कंसंट्रेशन ऑफ A बिकम 3 टाइम्स, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A बिकम्स 3 टाइम्स, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 9 टाइम्स। कह रहा है कि अगर ए के कंसंट्रेशन को हम 3 टाइम्स करें, ए के कंसंट्रेशन को हम 3 गुना बढ़ाएं, क्वेश्चन में दिया हुआ आपको कि ए के कंसंट्रेशन को अगर हमने 3 गुना बढ़ाया तो रिएक्शन आपका 9 टाइम्स हो जा रहा है ना। और इफ
concentration of B become 2 times rate of reaction become remains constant। ऐसा आपको डाटा दिया हुआ है कि अगर आपने A के कंसंट्रेशन को 3 टाइम किया तो रिएक्शन आपका 9 टाइम्स हो जाएगा, और B के कंसंट्रेशन को आपने 2 टाइम्स किया तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रह जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रहा है। तो आपसे पूछ क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि पहला तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। सेकंड आपसे पूछ रहा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। थर्ड आपसे पूछ रहा है आपको ओवरऑल ऑर्डर या ओवरऑल ऑर्डर का मतलब एक ही होता है। फोर्थ आपसे पूछ रहा है रेट लॉ एक्सप्रेशन। फिफ्थ आपसे पूछ रहा है ना वॉल्यूम ऑफ कंटेनर अगर हाफ कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हाफ कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाएगी, आपसे एक क्वेश्चन में पूछ रहा है, राइट। तो देखो बहुत आसान है, इसको हवा में कैसे करेंगे उस पे आते हैं, फिर हम लिख के भी करेंगे। कह रहा है अगर ए के कंसंट्रेशन को 3 गुना किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स हो जा रहा है। 3 के स्क्वायर होता है, अगर 3 पे आप स्क्वायर लगाओगे तो 9 आएगा। ए का कंसंट्रेशन 3 गुना करने पे अगर कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स हो रहा है, यानी कि ए पे पावर 2 पे डिपेंड कर रहा होगा। ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर आनी चाहिए वो 2 आनी चाहिए। यार ए के कंसंट्रेशन को आपने 3 टाइम्स किया तो 9 टाइम्स हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि ए के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर होगा आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। ए के रेस्पेक्ट में आपका ऑर्डर होगा 2, राइट। हाँ, और आपका कंसंट्रेशन अगर आपने बी का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स किया और रेट आपका कांस्टेंट रह रहा है, यानी कि बी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर हो जाएगी आपकी 0। बी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर हो जाएगी 0। आसान है करना। ये तो क्या हमारा हवा में करना, ओवरऑल ऑर्डर विल बी 2, है ना। अगला आपका यूनिट ऑफ के भी लिख लो, आप यूनिट ऑफ के भी बताना आपको, यूनिट ऑफ के। रेट लॉ एक्सप्रेशन देखोगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन आएगा आपका, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर 2 बी टू द पावर 0। यहां से आप लिख सकते हो के ए स्क्वायर, है ना। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हाफ किया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जब आपने हाफ किया तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा, ए का भी कंसंट्रेशन डबल होगा, बी का भी कंसंट्रेशन डबल होगा, लेकिन रिएक्शन तो रेट ऑफ रिएक्शन तो केवल ए पे डिपेंड कर रही है। तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा 2, है ना, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर इसको आप 2 टाइम्स करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 4 टाइम्स, और यूनिट ऑफ के विल बी, चूंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट ऑफ के विल बी लीटर पर मोल सेकंड इनवर्स। ये तो हो गया बिल्कुल हवा में करने वाली बात कि हवा में हम ऐसे कर सकते थे। अब आते हैं उन बच्चों के लिए जो हवा में नहीं कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चीज से बिल्कुल मत घबराइए कि अगर आप पेन पेपर लेके इसको सही से सॉल्व कर रहे हैं तो आपके साथ कोई दिक्कत है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा ना। मतलब ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो कोई चीज अच्छी समझ लेते हैं, किसी बच्चे को मैथमेटिक्स अच्छी होती है, किसी बच्चे की एनालिसिस अच्छी होती है। डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। किसी भी तरीके से अपने आप को इंफीरियर कहीं से भी नहीं समझना है। एक बात याद रखो कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे सही से, अच्छे से, अगर आप टाइम मैनेज करोगे एग्जाम में तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। नो मैटर आप क्लास का फर्स्ट रैंक कर रहे हैं या अनफॉर्चुनेटली लास्ट रैंक कर रहे हैं, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। फाइनल एग्जाम में आपका डिटर्मिनेशन कैसा, हार्ड वर्क कैसा है और आप किस तरीके से समझ रहे हैं। अच्छे से मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं कि क्योंकि सारे बच्चे 50 तरह की बुक सॉल्व कर रहे हैं, एक बच्चों को दूसरे का ना ऊंचा सर देख के अपना सर नहीं फोड़ना चाहिए। हमारी तरफ एक कहावत है कि दूसरे का ऊंचा गल्लार देख के अपना कपार नहीं फोड़ना चाहिए। मतलब दूसरे का ऊंचा सर देख के अपना सर नहीं फोड़ना चाहिए। याद रखो कि आपको अगर इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नहीं आया तो पहले फर्स्ट पार्ट क्लियर करो, फिर आप सेकंड पार्ट पे आओ। अच्छे से समझ के करोगे, डेफिनेटली आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। डेफिनेटली आपको ये चीज तो मैं मानता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जिसके बहुत सारे फर्जी के लॉजिक्स होते हैं, मतलब बहुत बढ़िया से वो लॉजिक हमें सेटिस्फाई नहीं करते, वो मुझे भी सेटिस्फाई नहीं करते। अब उसका रीजन दो हो सकता है, या तो हमारी नॉलेज कम है नहीं, दूसरा मतलब ऐसा वो या तो चीजें बहुत हायर स्टडीज में पढ़ने वाले। तो केमिस्ट्री के साथ कुछ ऐसा इशू है कि हाँ, मतलब कुछ चीजों में हमको ध्यान रखना पड़ता है, रिएक्शंस याद रखनी पड़ती हैं, कुछ चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ती है कि हाँ यहाँ ऐसा ही करना है। तो उसको वो चीजें तो हैं, लेकिन एब्सोल्युटली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही मजेदार है। एक एक पार्ट आप अच्छे से करें तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत मजेदार हो जाता है, राइट। हम क्लास में आमने सामने बैठे तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप ऐसे ट्रीट करें जैसे हम आमने सामने बैठे हैं, है ना। क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं आपको। अगर कुछ इंस्ट्रक्शन दूं कि आप उधर से बोलो तो बोला करो, बोलो उठ के बैठो तो बैठा करो, राइट। और जब मैं इधर से हंसू तो आप भी उधर से हंसा करो, राइट।
ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दिया करो, ठीक है। चलो, तो ये तो होगी बात ऐसे। अब देखते हैं कि कैसे इसको पेन पेपर लेके कर सकते थे। कह रहा आपसे कंसंट्रेशन आप 3 टाइम्स कर रहे, फिर रिएक्शन 9 टाइम्स हो जा रही है, तो देख लेते हैं। आप मान लो कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लो, रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स और बी टू द पावर वाई है। आप मान सकते हो ऐसा? आपको पता तो नहीं है कि ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू वाई क्या है, आपको नहीं मालूम, तो आप इनिशियल रेट देखो क्या हो जाएगा। इनिशियल रेट विल बी इक्वल टू के, आपने ए का कंसंट्रेशन माना a1 टू द पावर x और b का कंसंट्रेशन माना आपने y, तो b1 टू द पावर y। आपने कहा कि a का कंसंट्रेशन है ना 3 टाइम्स करने पे जो आपकी रेट हो रही है वो 9 टाइम्स हो जा रही है, तो R2 आपको क्या दिया, रेट है ना, आपका a का कंसंट्रेशन आपने 3 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 9 टाइम्स, तो R2 इज व्हाट 9 टाइम्स ऑफ R1। R2 की वैल्यू दी है 9 टाइम्स ऑफ R1 दी हुई है, R2 की वैल्यू दी है आपको 9 टाइम्स ऑफ R1 दी हुई है ना। और R2 आप कैसे लिख सकते हो, R2 आप लिख सकते हो R2 इज इक्वल टू के, A1 की कंसंट्रेशन को आपने क्या किया 3 टाइम्स किया, तो 3A1 पे पावर x, और B1 पे आपने चेंज नहीं किया तो B1 पे पावर y। आप R2 को ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो, देख लो, सोच के देखो। R2 आप ऐसे लिख सकते हो, k है ना, A1 की कंसंट्रेशन को आपने डबल है ना 3 टाइम्स किया तो ऐसा लिखा, और B1 को आपने बिल्कुल चेंज नहीं किया तो इसको ऐसा लिखा, ठीक है। R2 को आप ऐसे लिख सकते हो, ऑल्सो आपने क्या लिखा है, ऑल्सो आपने लिखा है R2 इज इक्वल टू 9R1, 9R1, तो 9R1 और ये वाली क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, 9R1 और ये वाली क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, तो देखो, तो 9R1 इज इक्वल टू के 3A1 पे पावर x, 3A1 पे पावर x, B1 पे पावर y है ना। 9R1 इज इक्वल टू 3A1 पे पावर x, B1 पे पावर y, और 9R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू k A1 टू द पावर x, k 9 k A1 पे टू द पावर x, B1 पे पावर y। यहां पे देखो k 3 टू द पावर x, A1 टू द पावर x और B1 टू द पावर y, ऐसा लिख सकते हैं इसको। A1 टू द पावर x से A1 टू द पावर x कैंसिल, k से k कैंसिल है ना, B1 टू द पावर y से B1 टू द पावर y कैंसिल, यहां से आपका आएगा 9 इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, राइट, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो गया, बहुत ज्यादा लंबा मेथड हो गया है ना, ये मतलब क्योंकि हम सही से करना चाह रहे हैं, अब डायरेक्टली भी कर सकते थे। अब क्या है ना, रेट रिमेन्स कांस्टेंट, अगर आपका b 2 टाइम्स किया तो देख लो, यानी कि आपका रेट कांस्टेंट रह रहा है, आपका ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आ गया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x a आ गया आपका 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a आ गया, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a आ गया आपका 2। अब आएंगे हम बात करेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b की। वैसे तो 0 होना चाहिए क्योंकि इसको 2 टाइम्स करने पे वो कांस्टेंट रह रहा है, यानी b पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, आप R1 को लिख सकते हैं, R1 को लिख सकते हैं आप k A1 टू द पावर x, B1 टू द पावर y। आपको x और y की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, वैसे तो आपको अब x मिल गया, लेकिन आप इंडिपेंडेंटली सोचो, आपको x की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। अब कह रहा है, आपको कह रहा है कि R2 इक्वल टू R1, आपका रेट कांस्टेंट रह रहा है, कब, जब आपने B1 को डबल किया, तो देख लेते हैं इसको, R2 विल बी इक्वल टू k A1 टू द पावर x। अब जो न्यू कंसंट्रेशन है B की वो है आपका 2B1 टू द पावर y है ना, और R2 इक्वल टू आपको R1 दिया हुआ है, अगर R2 इक्वल टू R1 दिया हुआ है, R2 इक्वल टू R1 दिया हुआ है, ठीक है, R2 इक्वल टू R1 दिया, R1 इक्वल टू क्या होता है आपका, ये होता है, इसके इक्वल R1, तो आप R1 इक्वल टू लिख सकते हो k A1 टू द पावर x है ना, 2B1 टू द पावर y। R2 इक्वल टू R1 है, R2 की वैल्यू ये है और R1 की वैल्यू ये, सॉरी एक मिनट, R2 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू ये दी हुई है, और R1 की वैल्यू आपकी है k A1 टू द पावर x, B1 टू द पावर y। अब यहां से क्या करते हो, आप दोनों वैल्यू को इक्वल कर सकते हो, तो आप लिखो, देखो, आप यहां से लिख सकते हो k A1 टू द पावर x, 2B1 टू द पावर y इज इक्वल टू k A1 टू द पावर x, B1 टू द पावर y। यहां से आपका k A1 टू द पावर x कैंसिल हो गया, k A1 टू द पावर x से आएगा आपका क्या आएगा, यहां से आपका आएगा, इधर देखिए, यहां से आ जाएगा आपका 2B1 टू द पावर y इज इक्वल टू B1 टू द पावर y। यहां से आएगा 2 टू द पावर y, B1 टू द पावर y इज इक्वल टू B1 टू द पावर y, B1 टू द पावर y से B1 टू द पावर y कैंसिल, 2 टू द पावर y इज इक्वल टू 1,
यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी y की वैल्यू 0, यानी 0 पे है ना y b पे आपका रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना। तो ये क्वेश्चन आपसे वैसे भी इंडिपेंडेंट तरीके से हो जाना चाहिए था कि अगर a को 3 टाइम करने पे, अब सोच के देखो इतना लंबा मेथड करने का क्या सेंस है ना। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि a को आप क्या कर रहे हो, a को आपने 2 टाइम्स किया, a को आपने 3 टाइम्स किया, रिएक्शन 9 टाइम्स हुई, यानी उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a is 2, और b को 2 टाइम्स किया, रिएक्शन कांस्टेंट रही, यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b 0 है ना। इतने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको मैथमेटिकल चाहिए तो ऐसा हो जाएगा, राइट। वैसे भी आपको एक चीज मैं बता दूं कि इस चैप्टर में मैथमेटिक्स का बहुत यूज है। तो आप में से किसी का मैथमेटिक्स में हाथ तंग है तो थोड़ी इशू जाएंगे, थोड़ी दिक्कत आएंगी, हजार आपको समझाने के बाद भी। वैसे तो मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको मैक्सिमम इजी पॉसिबल वे में आपको इसको समझा दूं। मुझे नहीं लगता अब तक कोई दिक्कत आई होगी। आगे जब हम सारे रेट ऑफ रिएक्शन को अलग अलग पढ़ेंगे तो खूब सारे एक्सप्रेशन आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बट जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊंगा उसी सीक्वेंस में अगर आप पढ़ते जाएंगे सही से तो आपका सब कुछ चंगा हो जाएगा, पक्की बात है, राइट। चलिए देखेंगे, अगर हमसे कह रहा ओवरऑल ऑर्डर, अब देखो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए था आपका, तीसरा कह रहा ओवरऑल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए आपका 2 आया था, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी आपका 0 आया था, तो ओवरऑल ऑर्डर विल बी 2, ठीक है। तो आपका फाइनली आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, रेट लॉ एक्सप्रेशन आ रहा है आपका रेट इज इक्वल टू k a टू द पावर 2 b टू द पावर 0, यानी आप इसको लिख सकते हो k a टू द पावर 2, ऐसा लिख सकते हो। कह रहा आपको वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपका हाफ किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हाफ किया तो सारे कंसंट्रेशन डबल हो जाएंगे, a1 का भी कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा। तो b1 पर तो डिपेंड करने का, तो b1 को भूल जाते हैं। तो इनिशियल रेट अगर आप निकालो तो इनिशियल रेट विल बी r k1a1 स्क्वायर k1 स्क्वायर, और r2 विल बी क्या, आपका कंसंट्रेशन डबल हुआ तो इसको स्क्वायर करोगे तो आएगा 4k1 स्क्वायर, k1 स्क्वायर क्या आपका r1 है तो 4r1, यानी r2 इक्वल टू क्या आपका 4r1 आया, यानी रेट ऑफ रिएक्शन विल बिकम 4 टाइम्स, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम हो जाएगा आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। यूनिट ऑफ के बताओ, है ना, ऑर्डर आपका 2 है, ऑर्डर आपका 2 है तो यूनिट ऑफ के क्या होता है आपका मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस n। सेकंड इनवर्स, ऑर्डर आपका 2 है तो यहां से आ जाएगा आपका मोल पर लीटर पे पावर -1, 1 माइनस 2 इज -1। सेकंड इनवर्स यहां से आएगा आपका लीटर माइनस माइनस प्लस लीटर पर मोल, सेकंड इनवर्स ये आएगा आपका सेकंड, ठीक है। तो काफी आसान है, ठीक है। एक घर के लिए प्रॉब्लम देता हूं, आप सेम मिलता जुलता बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। घर के लिए प्रॉब्लम देता हूं, आपको करके आना है इसको, ठीक है, अच्छे से करके आना है इस सवाल को। कह रहा है इफ, है ना, इफ कंसंट्रेशन ऑफ A becomes 3 times rate of reaction become 9 times, if concentration of B become times है ना, rate of reaction become half times, ठीक है। कह रहा है if है ना A plus B biggest product, if concentration of A becomes 3 times rate of reaction become 9 times, if concentration of B becomes 2 times rate of reaction become half times, ठीक है। आपसे पूछ रहा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना, ओवरऑल ऑर्डर रेट ला एक्सप्रेशन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हाफ होगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को आप हाफ कर लो, हाफ में 1/3 कर लो इस बार, ठीक है। इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बिकम 1/3 रेट ऑफ रिएक्शन कितनी जाएगा, यूनिट ऑफ के। आपको इतनी चीजें बतानी है, बिल्कुल डिक्टो सेम क्वेश्चन है, आपको घर से करना है क्योंकि हमारा टाइम बीता जा रहा है क्लास का, ऑलरेडी बहुत सारा टाइम हो गया है, ठीक है। चलिए, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना, ये आपको घर से करके लाना है। मतलब मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं तो उस पर खूब सारे सवाल करवाता हूं क्योंकि क्वेश्चन ही फाइनली आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक है। हमारी थ्योरी तो बहुत अच्छे से क्लियर होना ही चाहिए, साथ में क्वेश्चन भी हमारा अच्छे से तैयार होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है देखिएगा, नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि एक रिएक्शन है आपका, थोड़ा चेंज कर लेते हैं रिएक्शन को, बहुत देर से एक ही रिएक्शन कर रहे हैं, है ना। एक रिएक्शन है हमारे पास इस तरह, एक A प्लस बी भी मान लो, क्योंकि आप चेंज करोगे नोटेशन चेंज करने से मैं कंफ्यूजन नहीं आती, ठीक है। वैसे तो मैं PQ के रेस्पेक्ट में करवाने वाला था, बहुत देर से A लिख रहे थे, A भी लिख रहे थे, PQ को क्या कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेट कर दिया था, PQ लिखने वाले थे, लेकिन ठीक है ऐसे लिखते हैं। A बिगेस्ट प्रोडक्ट है, एक रिएक्शन है, क्वेश्चन देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, आपसे यूनिट ऑफ के आपको दिया है, यूनिट ऑफ के दिया है आपको, यूनिट ऑफ के क्या दिया है आपको, यूनिट ऑफ के दिया आपको सेकंड इनवर्स दिया है, क्या दिया आपको सेकंड इनवर्स दिया है, ठीक है, यूनिट ऑफ के दिया आपको सेकंड इनवर्स। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसी में दिया है, और दिया है आपको, और क्या दिया है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए दिया हुआ है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए दिया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू ए दिया है 2। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी पूछ रहा है, कितना होगा। पहला तो ये क्वेश्चन है आपका। दूसरा सवाल है कि ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। दो क्वेश्चन दोनों आपको करने हैं। पहला आपको ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, दूसरा आपको ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। तीसरा एक और कर लीजिए कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी बिकम्स 2 टाइम्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। जल्दी से करिए। देखो अब एक चीज देखो, आपको यूनिट ऑफ के दिया है, यानी कि और यूनिट ऑफ के दिया तो ओवरऑल ऑर्डर तो पक्का है। यूनिट ऑफ के दिया यानी कि ओवरऑल ऑर्डर हमको पता है। यूनिट ऑफ के क्या है आपका, सेकंड इनवर्स है, और सेकंड इनवर्स आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ऑर्डर होती है। क्या होता है आपका, मोल पर लीटर पे पावर 1 माइनस है सेकंड इनवर्स। अगर आपका यूनिट सेकंड इनवर्स है तो आपका एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और वैसे भी आपको अच्छे से याद हो चुका है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। तो n इक्वल टू 1 आ गया, ऑर्डर इक्वल टू क्या आ गया आपका, ऑर्डर इक्वल टू 1 आ गया। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे ही यूनिट में ही है, ऑर्डर 1 आ गया। अब देखो आप रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिख सकते थे, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हो k a टू द पावर x b टू द पावर y, ठीक है। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a दिया हुआ है आपको, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a दिया आपको 2 और b के रिस्पेक्ट में मान लो y है। आपको ओवरऑल ऑर्डर पता है क्या, ओवरऑल ऑर्डर है 2, ठीक है। तो आप देखो 2 प्लस y, यहां से आप ओवरऑल ऑर्डर निकालोगे आएगा 2 प्लस y, और ओवरऑल ऑर्डर आपका 1, तो 2 प्लस y गिव्स 1। यहां से आएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, यानी कि b के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो आएगा आपका -1। यानी कि आप है ना RLE को रेट लॉ एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हो, RLE रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका k a टू द पावर 2 b टू द पावर -1, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो k a टू द पावर 2 अपॉन b का कंसंट्रेशन, राइट। अच्छा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ b बिकम्स 2 टाइम्स, यार 2 टाइम्स, टाइम्स क्या होता है ना, बिकम्स 2 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, तो देख लो हाफ हो जाएगा। आपको अच्छे से मालूम होता दिख रहा है ना यार, अगर आपका b का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। चलो देखते हैं, तो यहां से आएगा आपका रेट इज इक्वल टू, आपने r1 मान लिया, r1 विल इक्वल टू k a1 स्क्वायर बाय b1, r2 इज इक्वल टू k a1 की वैल्यू तो चेंज नहीं कर रहे हैं, b का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर रहे हैं, 2b1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 k a1 स्क्वायर बाय b1 इज इक्वल टू 1/2 k a1 स्क्वायर b1 को हम क्या लिख सकते हैं, r1 लिख सकते हैं, यानी कि आपका r2 इज इक्वल टू 1/2 r1, यानी रेट ऑफ रिएक्शन आपकी हाफ हो गई। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल एक चीज समझ में आई यार, है ना, ओवरऑल हमको एक चीज समझ में आई, बहुत अच्छी लाइन आप लिख लो, है ना, कि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो आपकी कांस्टेंट रहती है, कब रहती है, उसे जीरो ऑर्डर में रहती है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ साथ चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज विथ चेंजिंग कंसंट्रेशन, विथ चेंजिंग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ साथ आपका रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकता है, में चेंज, है ना। और इनफैक्ट सारे केस में होगा सिवाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट चेंज नहीं होता है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर आप बात करो, जीरो ऑर्डर में से हम इसको प्रूव करेंगे, डोंट वरी, जीरो ऑर्डर वाले हम प्रूव करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, रेट डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, रेट डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, डजंट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। ये कैसे होता है, क्या होता है, सब लाइन की मतलब आपको समझाऊंगा। रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। अच्छा एक बात बताओ,
अगर रेट जीरो ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, जीरो ऑर्डर का मतलब हुआ कि रेट कंसंट्रेशन में डिपेंड कर ही नहीं रहा, यानी कंसंट्रेशन चेंज होने पर रेट के चेंज होने का कोई संभावना नहीं है, कंसंट्रेशन चेंज होने पर रेट की कोई भी संभावना नहीं है, राइट। ठीक है, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट आपका कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं होगा क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बजाय रेट ऑफ रिएक्शन आपका कंसंट्रेशन के साथ चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। ऑल्सो आप एक और पॉइंट लिखो, एक और पॉइंट लिखो कि आपका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है आमतौर पे किसी एक रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या लिखते हो रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हो के a1 टू द पावर x और b टू द पावर y, ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। तो जनरली किसी एक रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो फिक्स होता है, लेकिन कई बार कई रिएक्शन के साथ ऐसा होता है कि कंडीशन चेंज करने पे, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, है ना, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर प्रेशर एट रिएक्शन कंडीशन, ऑन चेंजिंग रिएक्शन कंडीशन ऑन चेंजिंग रिएक्शन कंडीशन रेट लॉ एक्सप्रेशन में चेंज, रेट लॉ एक्सप्रेशन में चेंज। आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने पे रेट लॉ एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, कुछ एक रिएक्शन है जिनमें एविडेंस भी है। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन चेंज हो सकता है इसका मतलब क्या है, x और y की वैल्यू चेंज हो सकती है, इट मींस ऑर्डर चेंज हो सकता है, इट मींस ऑर्डर भी किसी रिएक्शन की चेंज हो सकती है अगर आपने कंडीशन बदला तो। आमतौर पे चेंज नहीं होता है लेकिन ये चेंज हो सकती है, यानी ऑर्डर भी आपकी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, ऑर्डर में चेंज, ठीक है। वो तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ 2 था यहाँ 1 था, रेट लॉ एक्सप्रेशन चेंज हुआ, यहाँ 1 और 1 आया तो ऑर्डर तो डेफिनेटली चेंज हो ही सकता है, राइट, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए, है ना, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं मतलब थ्योरी है, देखेंगे थोड़ा सा। तो मान लीजिए आपसे कहा गया कि रेट जो है वो क्या है आपका a टू द पावर 2 है और b टू द पावर 1 पे आपका प्रोपोर्शनल है, इस तरह का कुछ है, ठीक है। a टू द पावर 1 है, b टू द पावर आपका इस तरह का है, चलिए ठीक है। अब देखेंगे इसको, ठीक है, ध्यान देंगे इसको। आपको क्या रेट r इज इक्वल टू आपको दिया है a टू द पावर 2 b टू द पावर 1, यानी a के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो आपका 2 है और b के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है आपका 1 है। ओवरऑल ऑर्डर अगर आप देखा जाए रिएक्शन की, ओवरऑल ऑर्डर अगर आप रिएक्शन की देखेंगे तो आएगा 3, राइट, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ दिया हो कि इफ a इज इन एक्सेस, इफ a इज इन एक्सेस, ठीक है, डिक्टो यही क्वेश्चन, डिक्टो सेम क्वेश्चन, मतलब ना न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है ना पावर चेंज है ना। हमारे टाइम से बोर्ड्स में आया था, है ना, बोर्ड में आया था, एक क्वेश्चन आया था, 1 नंबर में आया था, 1 मार्क्स में आया था, हमारे में डिक्टो ही क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन विदाउट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज, है ना। 5 नंबर के सवाल में आया था वैसे, लेकिन 5 नंबर में ये एक पार्ट था, 1 नंबर का एक पार्ट था, तो 1 नंबर का आया था और यही एक पार्ट मेरा गलत हुआ था और यही 1 नंबर भी कटे थे मेरे बोर्ड्स में, बाकी तो पूरे थे लगभग, 1 नंबर बस यही कटा था बोर्ड में मेरा केमिस्ट्री में, और इसी डिक्टो इसी क्वेश्चन में कटा था, है ना। जो 1 मार्क्स मेरे केमिस्ट्री में कटे थे वो इसी क्वेश्चन में कटे थे, और कैसे कटे थे मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखेंगे इफ a इज इन एक्सेस, है ना, काफी आसान है, तो सीधी सी बात है, अगर a एक्सेस में, a एक्सेस में अगर आपका a एक्सेस में प्रेजेंट है, a एक्सेस में प्रेजेंट है, राइट, अगर आपका a एक्सेस में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि a के कंसंट्रेशन, है ना, a तो ऑलरेडी रिएक्शन में खूब सारा है ना, a का तो आपका जैसे मान लीजिए आपने कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया और इसमें a पूरा भर रखा है, a पूरा भर रखा है, एक्सेस में है, मतलब जितना चाहिए उतना सप्लाई करेंगे, रिजर्वायर ही। सीधी सी बात है कि अब पूरी तरह से रिएक्शन की जो रेट होगी वो b कितने मॉलिक्यूल है, अगर आप 1 डालोगे तो रिएक्शन की रेट उस तरह होगी, 2 डालोगे तो उस तरीके से होगी। अगर a आपका एक्सेस में है, a आपका एक्सेस में है, इफ a इज इन एक्सेस, तो a के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ a हो जाएगा, a एक्सेस में है तो क्या हो जाएगा, केवल b के ऊपर डिपेंड करेगी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा 1, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर a एक्सेस में तो ये क्वेश्चन गलती हुई थी, सिली मिस्टेक सी थी, वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा था कि ये, है ना, लिखा था अच्छे से, है ना, कि a एक्सेस में
तो ए के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ए तो आपका खूब सारा प्रेजेंट ऑलरेडी, बी के ऊपर डिपेंड करेगी सब कुछ, यानी कि जो आपका ऑर्डर होगा वो बी पे पावर होगा, केवल बी पे डिपेंड करेगी। ये सारी चीजें लिखने के बाद मैंने गलती से ऑर्डर 1 की जगह गलती से मैंने ए का पावर देख के यहाँ 2 लिख दिया था, और मेरा वो क्वेश्चन हो गया था गलत, है ना। वरना मुझे केमिस्ट्री में लगभग पूरे आने की उम्मीद थी, मतलब पेपर भी काफी आसान आता है केमिस्ट्री का अगर आप देखो तो, ठीक है, काफी इजी आता है पेपर। तो ऑर्डर स्टेप में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ए एक्सेस में है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन काफी अच्छे से याद रह गया मुझे, क्योंकि एक नंबर यही कटा था मेरा, केवल इसी एक नंबर की वजह से मेरे फुल स्कोर रह गए थे इसमें, ठीक है। तो ये काफी आसान है, उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा लिखा था कि बी जो है ए एक्सेस में, तो ए के कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है क्या होगा आपका, बी के ऊपर डिपेंड करेगा, और बी के कहना क्या हो जाएगा आपका, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या है, ए एक्सेस में, ये आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, उससे पहले आपको दिमाग नहीं लगाना, जब उसने चीख के बोला हो कि ए एक्सेस में है ना, तो ए के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, राइट। तो चलिए ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा, जैसे मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है ना, ऑर्गेनिक में भी हमने इसको देखा हुआ है ना, थोड़ा ढंग से देखेंगे इसको, ऑर्गेनिक में भी इसको हमने देखा हुआ सही से हो गई। देखिए मान लीजिए एक रिएक्शन है हमारा जिसमें हमारा 2A प्लस बी गिव्स कह रहा है C प्लस डी, ऐसा है, मतलब ये रिएक्शन नहीं है, बेसिकली एक मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म लिखेंगे, मैकेनिज्म होता है ना ऑर्गेनिक में कि भाई आपका A से B बनता है, B से C बनता है, इस तरह के कुछ मैकेनिज्म है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस पॉपुलर नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। मान लो आपको दिया 2A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ऐसा है, ये फास्ट स्टेप था, ये आपका क्या था, फास्ट था, है ना। फिर कहा आपका A प्लस बी गिव्स D प्लस C, ये आपका क्या था, स्लो था, है ना। और आपका A प्लस C गिव्स A E, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये भी आपका फास्ट स्टेप है, ऐसा कुछ दिया हुआ, मान लीजिए ये आपका फास्ट, ये आपका स्लो, ये आपका फास्ट, ठीक है। आपसे पूछा है कि भाई जो है कि इसमें जो है, अब सीधी सी बात है, आप क्या बताते हो, जो स्लो स्टेप होता है, जो स्लो स्टेप होता है वो क्या होता है, आरडीएस होता है, क्या होता है, आरडीएस होता है, जो स्लो स्टेप होता है आरडीएस होता है। यानी किसी का अगर मैकेनिज्म दिया हो हमें, किसी रिएक्शन का अगर हमें मैकेनिज्म दिया हो, तो वहां से हम बता सकते हैं कि भाई इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा। सीधी सी बात है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो रिएक्टेंट है आपका ए है और आपका बी है, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आरडीएस में ये शामिल है, तो इसका आप रेट कैसे लिख सकते हो, फिर इसका रेट आप लिख सकते हो, इसका रेट आप लिख सकते हो, क्योंकि स्लो स्टेप आपका ये वाला है, तो इसका रेट हो जाएगा आपका ए के ए टू द पावर 1, क्योंकि ए का एक मॉलिक्यूल है, और बी टू द पावर 1, इसका आपका रेट इस तरह हो जाएगा, आपका रेट लिख सकते हो, क्योंकि स्लो स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अगर इस तरह से दिया हो तो आप रेट लिख सकते हो देख के रिएक्शन को, ये स्लो स्टेप है। जैसे आप नेक्स्ट देखो, है ना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप नेक्स्ट देखना कि एक रिएक्शन दी है, आपको रिएक्शन दिया हुआ कि आपका जो 2 ओजोन मॉलिक्यूल है वो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो रहा है। इसका मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म कैसे है, ठीक है, कि आपका जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो पहले ब्रेक डाउन होगा H2 के प्रेजेंस में, आपका O प्लस O2 में, इस तरह से ब्रेक होगा ये, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, O प्लस O2 O3 मिलकर आपका बनाएंगे, O प्लस O3 मिलकर बनाएंगे आपका 2O2, है ना। ये आपका फास्ट प्रोसेस है, लेट से, ये आपका स्लो प्रोसेस है, लेट से, ये आपका फास्ट है, आपका स्लो। आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वो स्लो प्रोसेस पे डिपेंड करता है, स्लो प्रोसेस पे डिपेंड करता है या नहीं, स्लो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप रेट लिख सकते हो, आप रेट क्या लिख सकते हो, के ओ O3। अब इसके साथ एक गलती है, बताओ क्या गलती है। गलती ये है कि याद रखो, ये बहुत अच्छा है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपका यहां पे क्या आया, O आया और O3 आया, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में यहां क्या क्या आ सकता है, यहां पे आपका रिएक्टेंट आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, इवन कैटलिस्ट भी आ सकता है। मैं आपको इसका भी एग्जांपल दूंगा, कैटलिस्ट भी आ सकता है आपका, ठीक है, कैटलिस्ट भी आ सकता है आपका। सल्फर की गैसें जब है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज करती हैं
तो उनके रेट लॉ एक्सप्रेशन में NO भी आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, NO भी आता है, ठीक है। लेकिन आपको रिएक्शन याद नहीं रखनी है ना, आप ज्यादा रिएक्शन भी याद रखोगे तो आपके लिए घातक हो जाएगा, फाइनली आप भूल जाओगे। तो याद रखो रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, कैटलिस्ट भी आ सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट कभी नहीं आ सकता, इंटरमीडिएट नहीं आ सकता। रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं आता, सॉरी, मतलब यहां पे तो आया, देखते हैं। तो इंटरमीडिएट को आपको अवॉइड करना है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, क्योंकि इंटरमीडिएट तो रिएक्शन के बीच में बन रहे हैं ना। आपको रेट ऑफ रिएक्शन तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट या आपको कैटलिस्ट के टर्म में लिखना है, यहां पे आपका एक इंटरमीडिएट है, यानी कि ये रेट लॉ हमारा सही तो नहीं है, मतलब है तो यही, होना तो यही चाहिए, लेकिन यहां इंटरमीडिएट आया, और हमको इंटरमीडिएट को करना है रिप्लेस, इंटरमीडिएट को हमने रिप्लेस करना है। कैसे कर सकते हैं? अब इस रिएक्शन पे आते हैं। इस रिएक्शन के लिए आप कैसे लिखोगे? इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखो, Kc इक्वल टू क्या लिख सकते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल लिख सकते हो O2 अपॉन O3, O2 अपॉन O3 लिख लिया, ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान दो, इसमें कोई गलती नहीं है, स्लो स्टेप हमारा यही कह रहा है कि O प्लस O3 बन रहा है, स्लो स्टेप यही कह रहा है हमारा, ठीक है, कि O प्लस O3 बन रहा है, तो रेट शुड बी K इनटू O का कंसंट्रेशन इनटू O3 का कंसंट्रेशन, लेकिन O तो बीच में जनरेट हो रहा है, वो इंटरमीडिएट है ना, ये एकदम बिल्कुल सही बात है, रेट इसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन वो तो इंटरमीडिएट है, वो आपका रिएक्शन के बीच जनरेट हो रहा है, तो सीधी सी बात है आपका जो ये टाइम है, मतलब O को आपको चेंज तो करना है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट को किसी तरह आपको चेंज करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में लाना है, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन रिएक्टेंट कंटेन कर सकता है, प्रोडक्ट कंटेन कर सकता है, कैटलिस्ट कंटेन कर सकता है, लेकिन आपका इंटरमीडिएट कंटेन नहीं करेगा, राइट। तो देखेंगे ये आपको हो जाएगा इस तरीके से। आप इस रिएक्शन से ऐसे लिखिए, यहां से आप O के कंसंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं? O के कंसंट्रेशन को लिख सकते हैं, ये आपको O3 इधर आएगा तो आएगा Kc इंटू O3 अपॉन O2 आ जाएगा। O के कंसंट्रेशन की हमने वैल्यू निकाल ली प्रीवियस रिएक्शन से। फर्स्ट रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो लिख ही सकते हैं, हमने ऐसा लिख लिया। अब इसको हमने इसकी जगह पुट कर दिया, तो रेट इज इक्वल टू, हमने कुछ नहीं किया, हमने वही किया जो हमें मालूम है कि स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्लो स्टेप में हमने O और O3 देखा, तो रेट शुड बी O इंटू O3, है या नहीं? तो आपने K, O की जगह आपने वैल्यू लिखा, O की जगह आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो K O3 अपॉन O2, ये आपकी किसकी वैल्यू है? O की वैल्यू है इंटू O3। आप इसको फर्दर सॉल्व करो, रेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K इंटू Kc, है ना, O3 पे स्क्वायर अपॉन O2। तो आपको पता है K इंटू Kc भी, K आपका एक कांस्टेंट है, Kc आपका एक कांस्टेंट है, तो K इंटू Kc भी एक कांस्टेंट हो ही जाएगा, तो रेट इज इक्वल टू फाइनली क्या लिख सकते हो? रेट इज इक्वल टू K डैश O3 स्क्वायर अपॉन O2, यहाँ पे रेट आ जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के ट्रेंड तो नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते तो नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म वगैरह आमतौर पर आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो और ये आपका फिजिकल का पार्ट है, तो आमतौर पे ऐसे क्वेश्चंस ट्रेंड में नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता, आ डेफिनेटली सकता है, तो इसको आप सही से देख लीजिए, तो काफी आसान है मेरे हिसाब से। तो सिंपल स्लो स्टेप को देखा हमने, स्लो स्टेप को देखा, हमें रेट मिल गया A इंटू बी, हमें रेट मिल गया। स्लो स्टेप को देखा, हमें रेट मिल गया O इंटू O3। O हमारा चूंकि इंटरमीडिएट है, तो हमने O को चेंज किया, O को हमने यहां से लाया O इंटू O2 अपॉन O3, O की वैल्यू हमने निकाली, O की वैल्यू यहां पुट करी और फाइनली हमें रेट मिल गया, ठीक है। तो ये काफी आसान है, इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ओवरऑल एक चीज समझ में आई है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। मान लो अगर आपने कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का 0 है, ठीक है, ऑर्डर आपका रिएक्शन का 1 है, ठीक है, ऑर्डर आपका रिएक्शन का 2 है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने कहा किसी रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, इसका मतलब क्या, उसके लिए जो रेट होगी वो कैसे होगी? रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन पे पावर 0, कंसंट्रेशन पे पावर 0, राइट, K इंटू कंसंट्रेशन पे पावर 0, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। यानी कि रेट इज इक्वल टू आप सीधा क्या लिख सकते हो? रेट इज इक्वल टू लिख सकते हो आप K, रेट आपका इसका कांस्टेंट आया, रेट देखो आप इसका कांस्टेंट है, राइट, ठीक है, कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा है। तो 0 ऑर्डर के केस में रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है।
आपको होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसे हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स भी बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ऑर्डर इक्वल टू 1 आया, रेट इज इक्वल टू क्या है, के इनटू कंसंट्रेशन पे पावर 1, है ना। यहां पे आपका क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन पे पावर 2। आप ऑर्डर इक्वल टू n ले लो, ऑर्डर इक्वल टू n ले लो, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन पे पावर n, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में देखो रेट सभी केसेस में क्या हो रहा है, आपका रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन। आप इसको बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इसको बोलोगे आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसको बोलोगे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, इसको आप बोलोगे nth ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या बोलोगे आप, nth ऑर्डर काइनेटिक्स, राइट। ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन का। अगर टाइम देख लेते हैं कितना होगा यार, टाइम तो हो गया, अभी और पढ़ाना है। लेट्स से चलो ठीक है, हम जो है इसको स्टार्ट तो कर ही लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारा कोर पार्ट स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल, है ना। अब हम एक एक करके इसमें स्टडी करेंगे, है ना। ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 0 ये सब डिस्कस करेंगे। इसमें से इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन कौन से हैं, ऑर्डर 0 और ऑर्डर 1, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों को हमको अच्छे से पढ़ना है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम अलग से पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका क्वेश्चन आता है मोस्टली आपका जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है, सेकंड ऑर्डर उसके आगे का क्वेश्चन कम ही आता है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर उसके आगे का क्वेश्चन कम आता है, 0 और 1 का ज्यादा आता है। तो हम पढ़ने वाले बिल्कुल कोर पार्ट, है ना। स्टार्ट होने वाला हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या स्टार्ट होने वाला हमारा, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। आप लिखो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। समझेंगे थोड़ा इसको, आसान है काफी। ठीक है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, हेडिंग डाल दीजिए जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन दे करके छोड़ देंगे, फिर आपका नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे, राइट। आपका जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना, ध्यान देंगे। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ, आपकी एक रिएक्शन है ए से बी, सपोज आपकी एक रिएक्शन है ए से बी। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब हुआ जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे पावर 0। ऐसा कह रहा था, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब ये हुआ। यानी कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपकी रेट है, ठीक है, वो आपका क्या है, रेट इज इक्वल टू क्या है, आपका कांस्टेंट आया, तो इसका रेट आपका क्या है, कांस्टेंट आया, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन आ रहा है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन आ रहा है। यानी कि जब रिएक्शन की रेट जो है ना, रिएक्शन आपका रिएक्शन की जो रेट है, जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाएगा, आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कुछ ऐसा होगा, जो भी होगा, कंसंट्रेशन चेंज होता रहेगा, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन चेंज होता रहे जो भी हो, है या नहीं, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज के ऊपर इसकी रेट डिपेंड नहीं करती जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की। ठीक है, चलिए देखेंगे, यहां पे आपका ए गिव्स बी, ऐसा है। ठीक है, मान लिया ए टाइम टी, अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ए टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन था ए नॉट, है ना, ऑब्वियसली इसका था 0। ठीक है, इसका था 0। टाइम टी इज इक्वल टू टी पे, और बात बताओ कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन 0 था, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, तो आपका ये ए नॉट क्या हुआ, ए नॉट हुआ आपका इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या हुआ आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या हुआ आपका इनिशियल कंसंट्रेशन हुआ, राइट। ए नॉट हुआ आपका, ए नॉट इक्वल टू आया, इनिशियल कंसंट्रेशन आया। ठीक है, अब देखेंगे इससे कि अब टाइम टी इज इक्वल टू टी पे आप ऐसा कह सकते हो ना कि कुछ ना कुछ तो आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो टूटा होगा, तो ए नॉट में से माना हमने x डिसोसिएट हुआ, तो यहां पे बनेगा x, कोई दिक्कत है ना। आप इसको एक बार को मान लीजिए कि 80 मान लीजिए, आप 80 मान लीजिए, 80 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ए नॉट माइनस एक्स, राइट, ऐसा आ जाएगा 80 इक्वल टू ए नॉट माइनस एक्स।
एटी का क्या मतलब हुआ, एटी का मतलब हुआ कि टी टाइम के बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, पहले ए नॉट थी, एक्स इसमें से निकला, ए नॉट माइनस एक्स हुआ, एटी विल बी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। याद रखिए बिल्कुल सिंपल केस कर रहे हैं, अगर यहां किसी में मल्टीप्लाई होता है, यहां 2a प्लस गिव्स b होता तो यहां 2x और यहां x आ जाता, अगर यहां a गिव्स 2b होता, ठीक है, तो यहां पे आपका a है ना, a नॉट माइनस x इक्वल टू 2x आ जाता, तो वो कोएफिशिएंट आपको आसानी से अपने हिसाब से लगाना पड़ेगा, हर हालत में लगाना पड़ेगा। यहां पे बिल्कुल सिंपल केस का डेरिवेशन और आता यही है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं, कि अगर सपोज मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, इधर देखेंगे कि अगर हमारा ऐसा हो कि यहां पे 2a गिव्स b हो, 2a गिव्स b हो, तो आपका आएगा a नॉट माइनस 2x है ना, पहले आपका कंसंट्रेशन इसने a नॉट माना, इसका आपने 0 माना, टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू t पे क्या होगा, यहां से आपको निकालना है 2x, a नॉट माइनस 2x निकलेगा, इसका 2 मोल निकलेगा तो इसका x मोल बनेगा, तो अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। लेकिन आमतौर पर ऐसे केसेस नहीं आते हैं, है ना, आएगा तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, डोंट वरी, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। देखो डोंट वरी, इसमें मैं अच्छा खासा आपको पीएस टेक्निक बताऊंगा कहां पे कैसे करें, क्योंकि आप हर बार डिराइव तो नहीं कर सकते, राइट। तो आएगा आपका, और x क्या है आपका, bt लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, bt इक्वल टू x, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t, ऐसा आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर टाइम t ऐसा आ जाएगा, राइट। अब देखो है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो आप माइनस डीए बाई dt। देखो रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज 1 बाई कोएफिशिएंट ऑफ ए, 1 माइनस डीए बाई dt इज इक्वल टू 1 बाई कोएफिशिएंट ऑफ b dv बाई dt। अगर यहां कोएफिशिएंट दिया होगा तो यहां भी आपको कोएफिशिएंट कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन आमतौर पर वाले केसेस नहीं आते, तो बिल्कुल निश्चित रहे आप डायरेक्टली आप ये वाला करें, है ना, इस तरह लिख सकते हैं। तो ओवरऑल आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हो माइनस डीए बाई dt, ठीक है। अब देखो यहां पे ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये क्या आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो सिंपलिसिटी के लिए हम इसको है ना कंसंट्रेशन को c से डिनोट कर लेते हैं, तो आप इसको माइनस डीसी बाई dt लिख सकते हो, कंसंट्रेशन को हमने c से कर लिया, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन यहां से इतना आ रहा है और यहां से क्या आ रहा है आपका, रेट इक्वल टू क्या आ रहा है, रेट इक्वल टू क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो रेट आपका क्या है, रेट आपका किसके इक्वल है, माइनस डीसी बाई dt के, और यहां से आपका रेट आ रहा है, आपका k आ रहा है, क्या आ रहा है आपका रेट आपका k आ रहा है, तो आप इसको k के इक्वल लिख सकते हो, रेट आपने यहां से निकाला ये, और आपको रेट डी ऑर्डर का पता है k, तो आप माइनस डीसी बाई dt को लिख सकते हो, आप k लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब यहां से आपकी अच्छी खासी मैथमेटिक्स चालू हो जाएगी, अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हो माइनस डीसी इक्वल टू k dt, आप यहां से आपने इसको इरेज कर लेना है, ठीक है। यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से आप लिख सकते हो माइनस डीसी इक्वल टू के dt लिख सकते हो, माइनस डीसी इक्वल टू के dt लिख सकते हो, राइट। अब आप क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, है ना, अब फाइनली एक्सप्रेशन निकालने वाले, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, हमने दोनों साइड इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट किया हमने, माइनस डीसी, यहां पे इंटीग्रेशन, यहां पे हमारा है के, यहां पे है dt। ये बताओ आपका कंसंट्रेशन कहां से कहां जा रहा है, आपका कंसंट्रेशन आपका जा रहा है ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन आपका ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना आपका ए नॉट, तो कंसंट्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट अपॉन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टी, फाइनल कंसंट्रेशन आपका 80, कुछ देर बाद क्या कंसंट्रेशन होगा आपका 80, तो यहां आप लिखेंगे 80, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ देर बाद का कंसंट्रेशन, इनिशियल टाइम आपने लिया t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t तक, यानी कि t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t तक कंसंट्रेशन में जो चेंज आया हुआ है a नॉट से 80 तक। आप यहां से क्या आ जाएगा, माइनस डीसी को करोगे आएगा माइनस सी ए नॉट 80 इज इक्वल टू आया के टी, dt का इंटीग्रेशन t,
0 से t, है ना। इसको आप लिख सकते हो माइनस AT माइनस A0, माइनस AT माइनस A0 इज इक्वल टू आएगा आपका k t माइनस 0। यहां से आप लिख सकते हो A0 माइनस AT इज इक्वल टू KT, क्या लिख सकते हो आप KT, ठीक है। आपका ये आ गया, यानी कि अगर आपको चाहिए, है ना, A0 तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है, आपको कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t बताना है, अगर कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t बताना है, ठीक है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t बताना है, तो आप लिख सकते हो यहां से A0 इज इक्वल टू AT प्लस KT। AT क्या है आपका, AT आपका ये वाला है कि कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, यहां से आप लिख सकते हो AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, ठीक है। यानी कि कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t विल बी इक्वल टू, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t विल बी इक्वल टू A0 माइनस KT, है ना। K आपका रेट कांस्टेंट है, T आपका टाइम है, तो T टाइम के बाद कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला एक्सप्रेशन है जो हमारे काम का है, पहला एक्सप्रेशन है जो हमारे काम का है, इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये पहला एक्सप्रेशन है जो हमारे काम का है, इसको आप नोट करते जाइए। देखिए ये आपका क्या AT, तो यह क्या, अगर आपको निकालना है, अगर आपको निकालना है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, AT तो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t विल बी इक्वल टू A0 माइनस KT, ठीक है। और है ना, आप देखो यहां से AT इज इक्वल टू क्या था, A0 माइनस x, यानी x की वैल्यू सिंपली क्या है, KT है, x की वैल्यू सिंपली क्या है, KT है ना। देखो AT इज इक्वल टू A0 माइनस x, AT इज इक्वल टू A0 माइनस x, और यहां देखो AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, यानी x की वैल्यू आ गई सिंपली KT आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, KT, x की वैल्यू आई KT, और x की वैल्यू किसके इक्वल है, BT के इक्वल है, इज इक्वल टू BT, तो BT की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी KT, ठीक है। तो हमारा दो एक्सप्रेशन आया कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t विल बी A0 माइनस KT, और देखो यहां से जितना निकलेगा उतना ही तो बनेगा, राइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t विल बी A0 माइनस KT। कंसंट्रेशन, मेरे साथ सब रिपीट करें, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कि भाई हमने A0 लिया, इनिशियली A0 लिया और B का आपका 0 था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t विल बी इक्वल टू A0 माइनस KT, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू KT, राइट। इतना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं, इसको आपने नोट कर लिया तो हम आगे देखते हैं, काफी जो है लगभग टाइम टी हो गया ना, आपका टाइम हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, तो आपका AT इज इक्वल टू आ गया A0 माइनस KT, और BT इज इक्वल टू आ गया KT, इतना आ गया। यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकालना आफ्टर टाइम t, तो इनिशियल कंसंट्रेशन में से KT, K आपका रेट कांस्टेंट है, T आपका टाइम है, वो घटा दो, और आपको रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चाहिए तो आएगा आपका KT, ठीक है, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया है। इसके बाद है ना, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि टाइम अच्छा खासा हो गया है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल जीरो ऑर्डर आप रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी। यहां तक हम फिर से आएंगे, फिर आगे अच्छे से रिवाइज करेंगे। टाइम हो गया, मैं लगातार इस चैप्टर में आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। सीधी सी बात है, जितना हम न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि प्योरली मैथमेटिकल नीट के बच्चों के लिए चैप्टर हमेशा से सरदर्द है। नीट के बच्चे इस चैप्टर को हमेशा से डिफिकल्ट चैप्टर में, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इस पर खूब प्रैक्टिस करेंगे। डोंट वरी, कोई भी चीज ना, कोई भी आपको पार्ट इसमें से डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है, इस चीज की गारंटी है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। टेक केयर, टाटा बाय बाय। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अच्छे से करिएगा पढ़ाई। टेक केयर, टाटा बाय बाय।